हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछा गया है। और किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सी थी? तांबा, लोहा, चांदी या सीसा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा थी। देखिए, हड़प्पा वासी जो थे कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित थे और कांस्य युग में जी रहे थे। ठीक है, कांसा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो दो धातुओं से मिलकर बना होता है, आप सभी जानते होंगे, तांबा और टीन। ठीक है, तांबे का उपयोग किस में करते थे? औजार बनाने में, हथियार में, मूर्तियां, बर्तन बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कहाँ कहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं? राजस्थान, गुजरात में लोथल से तांबे के धातु कर्म के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लोहा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो हड़प्पा वासी लोहा के से अनभिज्ञ थे। ठीक है, और इसका प्रयोग 1000 से 800 ईसा पूर्व के बाद उत्तर वैदिक काल में मिलता है। गाय चराने वालों का नगर किस नगर को कहा जाता है? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल या मोहनजोदड़ो? गाय चराने वालों का नगर किस नगर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा, है ना। धौलावीरा को गाय चराने वालों का नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए, धौलावीरा कहाँ पर है? तो कुछ गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ पर तांबे की पट्टिका और अभिलेखों में पशुपालन से जुड़े संकेत मिले हैं। जल प्रबंधन कैसा था? 3 भागों में शहर का विभाजन और संरचनात्मक योजना इसे विशिष्ट बनाती थी। नंदी, यहाँ पर नंदी की बात कर लिया जाए तो नंदी से संबंधित प्रतीकों की अधिकता के कारण, ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे गाय चराने वालों का नगर कहा है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किस ग्रीक दूत ने किया था? प्लूटार्क, मेगास्थनीज, एरियन, डेमेट्रियस? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किस ग्रीक दूत ने किया था? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मेगास्थनीज की बात कर लिया जाए तो किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? इंडिका नाम है। और इसमें सामाजिक वर्ग, प्रशासन व्यवस्था, नगर व्यवस्था, दास प्रथा का अभाव, सामाजिक वर्गों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और यह पुस्तक जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है। क्लियर? विभिन्न ग्रीक लेखकों के उद्धरणों से के माध्यम से इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कालिदास, भास, कौटिल्य या चाणक्य, पतंजलि? देखिए, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था को दिखाता है। इसमें कूटनीति, टैक्स, न्याय, दंड नीति, विदेश नीति, गुप्तचर, युद्ध नीति का वर्णन किया गया है। चाणक्य की बात कर लिया जाए तो मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत जैसे सिद्धांत
आज भी राजनीतिक अध्ययन के केंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में लोहे का शुरुआती व्यापक उपयोग किस काल में मिलता है? लोहे का तो बता चुका हूं दोस्तों, लोहे का व्यापक प्रयोग उत्तर वैदिक काल से मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना जाता है, और इसे लोहा मिलने के कारण लोहे का युग भी कहा जाता है। क्लियर? लोहे के औजारों से कृषि और युद्ध दोनों क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई थी। लोहे को उस समय क्या कहा जाता था? लोहे को उस समय कृष्णा अयस कहा जाता था। ठीक है, गंगा घाटी का विस्तार, खेती और नए जनपदों का निर्माण इसी काल में तेजी से हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण लोहे का प्रयोग ही था। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये तो लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था। ठीक है, और यहां पर बात कर लिया जाए, अशोक द्वारा यहां एक स्तंभ लगाया गया है जिसे क्या कहा जाता है? रुमनी देह स्तंभ। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। त्रिपिटक किस धर्म के प्रमुख ग्रंथ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वेदांत? त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिपिटक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला क्या है? विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। सूत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। अभिधम पिटक, दर्शन और मनोवैज्ञानिक विचार इसमें दिए गए हैं। और बुद्ध का जो ज्ञान है दोस्तों, इन्हीं तीनों पिटकों पर आधारित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, हुई थी। अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति में इसे संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, देवी चंद्रगुप्तम किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष या मुगल काल? देखिए, देवी चंद्रगुप्तम किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। देखिए, देवी चंद्रगुप्तम क्या है? एक नाटक है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है। ठीक है, और इसमें रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक नरेश को हराने और ध्रुव देवी की रक्षा का वर्णन इसमें किया गया है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, चित्रलिपि या नागरी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? तो चित्राक्षर थी, चित्रलिपि थी। देखिए, हड़प्पा लिपि चित्रे लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी अपठनीय है। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है चित्राक्षर लिपि है, तो इसमें चित्र दिखाई देते हैं, संकेत और कई चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यह बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी दोनों दिशाओं में लिखी गई मिलती है। इसे क्या कहा जाता था? बुस्ट्रोफेडन शैली कहा जाता है। ठीक है, सिलों पर सबसे अधिक मिलती है लिपि, और अभी तक कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है। क्लियर? इसे आदि ऐतिहासिक काल में गिना जाता है, आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्या है? अकबर द्वारा निर्मित दीवान खास का उद्देश्य क्या था?
सैनिक प्रशिक्षण, खास दरबार, धार्मिक चर्चा या कर निर्धारण। तो दीवाने खास में धार्मिक चर्चा किया जाता था। देखिए फतेहपुर सीकरी की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो फतेहपुर सीकरी में स्थित था और यह भवन जो है मुगल स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण था। यहाँ सम्राट अकबर जैसे विशेष मंत्रियों, राजकुमारों और दूतों से चर्चाएं करता था। ठीक है, और यहाँ का प्रसिद्ध शिलालेख धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है। ठीक है, दीवाने खास को अधिक प्रसिद्ध बनाता है। ठीक है, दीवाने खास में लिखा गया है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यहीं पर है, और इसे गुप्त परामर्श का कक्ष माना जाता था। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नागभट्ट, रामभद्र, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज। देखिए मिहिर भोज को प्रतिहार शासक का सबसे शक्तिशाली और ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक माना जाता है। उनका उपनाम क्या था? उनका उपनाम आदि वराह था। ठीक है, और उन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था। किनके साथ? पाल और राजपूतों के साथ। ठीक है, उसने अरब आक्रमण को भी रोका जिसके कारण पश्चिमोत्तर सीमा सुरक्षित रही। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, इस युद्ध के कारण क्या थे दोस्तों? अंग्रेजों का किला बनाना, ठीक है, सिराजुद्दौला से मनमुटाव, दीवानों की गद्दारी। परिणाम क्या हुआ? भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। बंगाल का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अधिक शक्तिशाली बन गई। ठीक है, और दोस्तों इस युद्ध में सिराजुद्दौला का हारने का कारण क्या था? उसका सेनापति मीर जाफर। ठीक है, क्योंकि ये मीर जाफर जो है पहले ही अंग्रेजों से मिला हुआ था और जानबूझकर युद्ध हार गया था। अगला कर लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तिलक, विवेकानंद, स्वामी दयानंद या राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है, देखिए इसको लिखा कब गया था? 1875 में। ठीक है, आर्य समाज के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, विधवा प्रथा, पशु बलि की आलोचना की गई है। ठीक है, और वेदों के महत्व और सत्य को सर्वोपरि बताया गया है। इसमें सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद को उभरने में बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट कर लीजिए, द्वितीय पानीपत युद्ध में मुगल किससे लड़े थे? तो किससे लड़े थे? हेमू के साथ लड़ाई हुई थी, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, हेमू अफगानों की ओर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और स्वयं को विक्रमादित्य घोषित कर लिया था, और अकबर मात्र 13 वर्ष का उस समय था। तो युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। लेकिन तीर लगने के कारण हेमू घायल हो गया था और युद्ध मुगल जीत गए थे। इस युद्ध में भारत से अस्थायी मुगल सेना स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट कर लीजिए, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी की बात कर लिया जाए तो ये मध्य एशिया का विद्वान था और 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, उन्होंने संस्कृत सीखा और पुस्तक तहकीक हिंद की रचना की है। इसमें भारतीय समाज, धर्म, गणित, दार्शनिक परंपराओं का बेहद वैज्ञानिक वर्णन किया गया है और यह भारत पर लिखी गई सबसे मूल्यवान पुस्तकों में से एक मानी जाती है। दोस्तों हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।